मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा 9 की क्षितिज का, आपकी बुक है क्षितिज, उसका गद्य खंड का पाठ 6 पढ़ेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, ये जो पाठ है एक निबंध के रूप में है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में लिखा है। ये जो लेख है, निबंध है, ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। तो पहले आइए हरिशंकर परसाई जी का छोटा सा परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश राज्य के जिला होशंगाबाद और गांव जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ये भी जिस तरह से प्रेमचंद जी समाज में हो रही बुराइयों को, पाखंडिता या फिर जो दिखावा था या जो भी कुरीतियां थी, गलत बातें थी, उनके खिलाफ ही ये भी लिखते थे। ये जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर करते थे, लोगों के सामने लाते थे। दोनों का क्षेत्र एक जैसा ही था, दोनों का लेखन का जो आधार था एक जैसा था। इसलिए ये प्रेमचंद जी इनके साहित्यिक गुरु थे, साहित्यिक पुरखे थे। तो इसलिए इन्होंने इस निबंध में प्रेमचंद जी के विषय में लिखा है। प्रेमचंद जी बच्चों एक साहित्यकार, उपन्यासकार रहे हैं, कथाकार रहे हैं और युग प्रवर्तक भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाज में हो रही बुराइयों का विरोध किया है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, अपनी कलम से जनता को जागरूक किया है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रेमचंद जी के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। अब आप सभी अपनी क्षितिज की बुक खोल लेंगे। क्षितिज की बुक में आपका ये पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, इसको खोलेंगे सभी बच्चों। आइए हम बुक पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अपना पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। जैसा कि प्रेमचंद के विषय में मैंने आपको बताया है अभी, अब इस पाठ से उनके बारे में एक शब्द चित्र उनका हम खींचते हैं और ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि उनके सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती है। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। कनपटी चिपकी का है का अर्थ है कि उनका जो कान के आसपास का हिस्सा है बिल्कुल अंदर की तरफ गया हुआ है। गालों में हड्डियां उभर के आ गई हैं, यानी कि मांस नहीं है उन पर, उनके चेहरे पर, लेकिन जो मूछें हैं वो घनी है, इसलिए चेहरा उनका भरा भरा लगता है। पावों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। देखिए, कैनवस कंपनी का नाम है, उसके जूते हैं बंद बेतरतीब। बेतरतीब का होता अर्थ है कि उल्टे सीधे बंधे हुए हैं, तरीके से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्रे निकल जाती है। बच्चों, आपने देखा है जो फीते होते हैं उनके किनारों पर लोहे के पत्ते से होते हैं, जिससे वो आसानी से छेदों में जाते हैं। जूते के फीते जो जहाँ पे डालते हैं, छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तो इनके जो फीते हैं, उनके जो लोहे की पत्रे किनारों की होती है वो निकल गई होगी, जिससे फीते डालने में परेशानी इनको होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी तरह से उसे उल्टा सीधा बांध देते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि उनके दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में बहुत बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मतलब छेद इतना बड़ा है कि उनकी उंगली भी बाहर दिखती है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब देखिए बच्चों, लेखक की उनके विषय में सोच क्या बन रही है। इस समय वो ये सोच रहे हैं कि अगर यह व्यक्ति, प्रेमचंद की बात हो रही है, अगर प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने आए हैं और उस समय उन्होंने इस तरह के कपड़े और ऐसे जूते पहने हुए हैं, तो ये रोज़मर्रा में कैसे कपड़े पहनते होंगे। क्योंकि हमारा व्यवहार है, ये मनुष्य का व्यवहार होता है, ऐसे आदत होती है कि जब हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं, अच्छी तरह कपड़े पहनते हैं, बालों को अच्छी तरह से करते हैं, ठीक, जूते चप्पल हमारे बहुत अच्छे होते हैं ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी आए। तो ये सोच रहे हैं जब प्रेमचंद्र जी फ़ोटो खिंचवाने आए हैं और उनके जूते, उनके वस्त्र ऐसे हैं, तो वो रोज़मर्रा में कैसे कपड़े पहनते होंगे। फिर देखिए अगली बार क्या सोचते हैं वो लेखक, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखो, अब देखो यहाँ पे उनकी सोच कुछ थी, यहाँ अगली लाइन में ही लेखक की सोच प्रेमचंद जी के लिए बदली है। उस बोलते हैं कि नहीं, इस आदमी की पोशाक अलग नहीं होगी। मतलब ये
जैसे हमेशा रहते हैं उसी तरह में वो फ़ोटो खिंचवाने आ गए। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए अलग से कुछ नहीं सोचा, यानी कि उनका व्यक्तित्व हमेशा एक सा रहता है। यह बार बार खुद को बदलते नहीं हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, लेखक ने प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे कहा है। मतलब साहित्यिक पुरखे क्या होते हैं बच्चों? हमारे पूर्वज। अब प्रेमचंद जी भी साहित्य में बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है। इनकी एक अपनी पहचान है, साहित्य से जुड़े रहे हैं हमेशा। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये मेरे साहित्यिक पूर्वज हैं। कौन? प्रेमचंद जी। तो ये प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है। अब ये उनकी फ़ोटो देखते हुए बात कर रहे हैं कि आप मेरे साहित्यिक पुरखे, आपको पता है कि आपका जूता फट गया और आपकी उंगली दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? वो उनसे अपने आप ही प्रश्न किए जा रहे हैं उनकी फ़ोटो देखकर। जरा संकोच या झेप नहीं है? आपको इस बारे में कोई शर्म नहीं आती? कोई संकोच या झेप नहीं होता? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? देखो, ये अपने ही मन में सवाल किए जा रहे हैं, जबकि प्रेमचंद जी इनके सामने इनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है। फिर भी वो खुद से ही सवाल और खुद से ही उत्तर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी को कि क्या नहीं जानते आप कि अगर आप धोती को थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेते तो आपके पैर की उंगली ढक जाती, यानी कि जो जूता फटा हुआ है वो दिखता ही नहीं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन फिर भी इस हालत में भी तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, पूरा विश्वास के साथ तुम फोटो खिंचवा रहे हो। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। यहाँ पे वो कहते हैं जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा, जैसे जब हम फोटो खिंचवाने के लिए रेडी होते हैं, फोटोग्राफर बोलता है तब हम उसके बाद वो पिक लेता है। तो यहाँ पे भी कहते हैं जब उस फोटोग्राफर ने कहा होगा तो आपने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। मतलब उनके चेहरे पर बेपरवाही थी, विश्वास था, मुस्कुराने की ऐसा लग रहा था वो कोशिश करें। देखो यहाँ पे बच्चों, लेखक ने बताया कि प्रेमचंद जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, उनका जीवन बहुत दुखों में व्यतीत हुआ, वो आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान थे। तो वो कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत दर्द था। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर लाए थे। जैसे बच्चों कुएं में बाल्टी डालो पानी के लिए तो पानी ऊपर आता है, उसे आने में टाइम लगता है, समय लगता है, जब तक हम उसे खींचते रहते हैं धीरे धीरे बाल्टी को, ऊपर आने में उसे समय लगता है। इसी तरह से ये कहते हैं कि प्रेमचंद्र का जीवन इतने दर्दों, इतने दुखों से भरा हुआ है कि उसमें कभी वो मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आने में समय लगता है। इतने में फोटोग्राफर ने फोटो खींच भी ली और थैंक यू बोल दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। आप देखिए, ये कहते हैं ये आपकी मुस्कान नहीं है, इसमें एक व्यंग है, एक ताना है। किस लिए? जब आप खुश नहीं है और उसके बाद भी फोटोग्राफर के कहने पर आपको हंसना पड़ रहा है, मुस्कुराना पड़ रहा है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि किसी और पर हंस रहे हैं, दूसरे पर व्यंग भरी मुस्कान से हट रहे हैं और खुद भी इनके जूते फटे हुए हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते हैं, ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता। अब देखो लेखक के मन में बहुत सारे सवाल हैं और वो खुद ही उन सवाल कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि तुम अच्छा चल भाई, तो ये कहते हो सकता है इनकी पत्नी ने कहा हो कि तुम फोटो खिंचवाओ, तो इन्होंने मजबूरी में उनके साथ चलकर फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए हों। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। ट्रेजेडी मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना है ये कि हाँ, किसी व्यक्ति के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। कलेश मतलब बच्चों कलह, अपने अंदर के दुख को तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके, जैसे उनके अंदर का जो दुख है उसे वो लेखक महसूस करके रो पड़ना चाहते हैं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है उसमें दर्द भरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम तीखे से व्यंग कर रहे हो मुझ पर। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। देखो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आपको फोटो का महत्व पता ही नहीं है। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब यहाँ पे लेखक फिर से राय दे रहे हैं, अगर तुम्हें पता होता फोटो का क्या महत्व है तो तुम किसी से जूते उधार मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से भर दिखाई करते हैं। मतलब इनका कहना है जब लोग
लड़का दिखाने जाते हैं शादी के लिए तो दूसरों के कपड़े तक मांग लेते हैं, और मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं। किसी के पास गाड़ी ना हो तो उन्हें बारात ले जानी हो तो दूसरों से गाड़ी भी मांग लेते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, कहते हैं बीवी तक मांग लेते हैं, फ़ोटो में दिखाना हो कि हम शादीशुदा हैं, बीवी भी मांग लेते हैं लोग। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बना, फिर भी वो कहते हैं कि तुमसे सिर्फ एक जूते नहीं मांगे गए फ़ोटो के लिए, क्योंकि तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं पता है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देखती है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कहते हैं लेखक कि लोग फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो इत्र लगाते हैं, जबकि बच्चों फ़ोटो में तो इत्र की खुशबू आनी ही नहीं है। फिर भी वो कहते हैं गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। मतलब लोग अगर इत्र लगा के चले जाएं, और मतलब अर्थ ये है कि अच्छे से तैयार होकर जाते हैं वो, तो उनकी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। देखो बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने समझे से, कि टोपी 8 आने में मिल जाती है। टोपी कहाँ पहनते हैं बच्चों? हम सिर पे। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। और जूते हम कहाँ पहनते हैं? पैरों में। लेकिन फिर भी टोपी की कीमत क्या दिखाई है? 8 आने, और जूते की 5 रुपये। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जबकि हम टोपी को सिर पे पहनते हैं, जूते को पैर में, लेकिन जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज़्यादा रही। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई, और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। मतलब एक जूते पर 2500 टोपियों निछावर होने का अर्थ है कि इस समय समाज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी बातों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के, जिससे आपको कार्य निकलवाना है, जो आपके ऊपर है, वर्क आपके ऊपर मतलब शासन कर रहा है, या समझ लीजिए आपसे अपने कार्य करा रहा है, तो उसके जूतों पर भी टोपियाँ निछावर होती हैं। मतलब उसके आगे बड़े बड़े लोग सिर झुकाते हैं, अपनी टोपी कुर्बान कर देते हैं, मतलब अपने सिर उसके जूतों पर रख देते हैं काम को निकलवाने के लिए। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये कहते हैं तुम भी इसी मूल्य के मारे थे। विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। देखो बच्चों, लेखक प्रेमचंद जी को बहुत मानते थे, उनके विषय में बहुत कुछ जानते थे। वो उनके आदर्श रहे प्रेमचंद जी, क्योंकि प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उन्होंने हमेशा समाज सुधार का काम किया है। समाज में चल रही बुराइयों के खिलाफ उन्होंने हमेशा आंदोलन किए, मतलब अपनी कलम से आंदोलन किए, लिखा है। तो ये कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें जाना है, लेकिन इतनी मतलब विडंबना मुझे कभी नहीं हो जितनी आज हो रही है तुम्हारा ये फटा जूता देखकर। प्रेमचंद की फ़ोटो में फटा हुआ जूता देखकर लेखक बहुत परेशान है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कथाएं तुमने लिखी, उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास लिखने में तुम सम्राट हो, सबसे अच्छे लिखते हो। युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाला, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहाँ पे लेखक की परेशानी देखिए, वो कितने दुखी हो रहे हैं प्रेमचंद के इस जूते को देखकर। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। देखो ये अपने बारे में भी बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि उनका जूता भी अच्छा नहीं है, ऊपर से ठीक है, लेकिन उनके पैर के अंगूठे के नीचे का तला फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है, जब वो चलते हैं तो उनका अंगूठा ज़मीन को छूता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। वो कहते हैं जब मैं कहीं चल रहा हूँ रास्ते में, वहाँ पे मिट्टी में कंकड़ पत्थर कुछ हो तो वहाँ से मेरा पैर भी कट जाता है और खून भी निकलता है। पूरा तला गिर जाएगा पर पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेकिन ये क्या कहते हैं, ठीक है मेरा पंजा छिल जाएगा, लेकिन क्या है, किसी को पंजा नहीं दिख रहा, किसी को पंजे का नहीं पता कि पंजे से मेरा जूता फटा है, क्योंकि वो जूता ऊपर से दिखाई देता है जिसमें से मेरी उंगली कभी बाहर नहीं आएगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली दिखाई दे रही है लेकिन तुम्हारे पाँव से खून नहीं निकलते, चोट नहीं लगती तुम्हें। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान है। वो कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दे का अर्थ है यहाँ पर बच्चों कि जैसे प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा हुआ है और लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ पे फटे हुए दोनों के जूते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक की जो कमी है वो छुप रही है। कमी का अर्थ है बच्चों जो आर्थिक उनकी स्थिति है वो इस हालत में नहीं है कि वो नए जूते खरीद सकें। ऐसे ही प्रेमचंद जी का था, वो भी नए जूते नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उनकी पैर की उंगली दिख रही थी। इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति पर पर्दा नहीं था, लेकिन लेखक की आर्थिक स्थिति पर पर्दा है, क्योंकि उनका जूता नीचे से फटा हुआ है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं इस पर्दा पड़ा हुआ है मेरी आर्थिक कमजोरी पर। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं दिखाऊं
खिंचाऊं चाहे कोई जीवनी बना बिना फ़ोटो के छाप दे। कहते हैं कि तुम फटे हुए जूते को बहुत आराम से पहन रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। ऐसे में चाहे मुझे बिना फ़ोटो के ही कोई मेरी जीवनी भी छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारी जो व्यंग्य मुस्कान है ये मेरे हौसलों को ख़त्म करती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो मुस्कान है उससे लेखक परेशान हो रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेचर गया? देखो बच्चों, ये होरी का गोदान जो है ये प्रेमचंद जी की ही रचना है। पूस की रात भी प्रेमचंद जी की रचना है। तो उस रचनाओं में ये बोल रहे हैं जो समस्याएं थी, क्या उनका समस्या का समाधान मिल गया है आपको? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? बोलते हैं ये सारी, देखो बच्चों, ये सारी रचनाएं सुजान भगत का लड़का, पूस की रात, गोदान, ये सभी प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये कहते हैं कि उनमें जो समस्याएं थी क्या वो खत्म हो गई हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी आई है। देखो बच्चों, ये भी इनकी ही रचना है। वही मुस्कान मालूम होती है, इसीलिए तुम मुस्कुरा रहे हो कि शायद इनमें समाधान मिल गया हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह है मेरी जनता के लेखक। बोलते हैं कि आप मेरी जनता के लेखक हो, कैसे फट गया तुम्हारा जूता? क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे हो? कहते हैं क्या बनिए के तकादे से, मतलब तकादा होता है जब बनिया तकाजा करने आता है, जैसे हम किसी से उधार ले लेते हैं, उसके बाद हमें उसके पैसे चुकाने होते हैं। जब वो आता है, बार बार वो हमारे पास आता है कि पैसे दो पैसे दो, तो क्या उससे बचने के लिए तुम बिना वजह ही चक्कर काटते रहे जिससे तुम्हारा जूता फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिराम। अब ये कहते हैं कुंभन दास जी ने, देखो बच्चों, ये पंक्तियां कही हैं कि आवत जावत पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। आवत जात पन्हैया, पन्हैया देशी जूतों का प्रकार है। इसे कहा जाता है कि वो कहते हैं आने जाने से मेरे जूते घिस गए, बिसर गयो हरिनाम, और हरि का नाम बिसर गया मेरे से। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है, जिनको करबे परे सलाम। और जिनके देखने से दुख उपजता है उनको करना पड़ता है सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? देखो ये फिर से कह रहे हैं, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, और कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे फिर से गेस कर रहे हैं, अपने आप ही मतलब सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ों को ठोकर मारते थे जिससे तुम्हारा जूता फट गया। कोई टीला बच्चों, यहाँ पे टीले का अर्थ है कि जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं हमारे जीवन में। तो प्रेमचंद जी के जीवन में जो कठिनाइयाँ आई थी, इनका कहना है कि इस जूते से तुम उन कठिनाइयों पर ठोकर मारते थे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। इनका कहना है कि जो आपके रास्ते में, आपके जीवन काल में कठिनाइयाँ आई थी, तुमने उन पर ठोकर क्यों मारी? उनको अनदेखा करके साइड से निकल जाते थे। अब बच्चों, यहाँ पे इसका अर्थ है कि प्रेमचंद जी ने जो समाज में बुराइयां थी उनका हमेशा विरोध किया, कभी उन्हें अपनाया नहीं। तो इनका कहना है कि उन्हें उनका विरोध करने के चक्कर में उनकी ये दशा हुई है। तो अगर तुम्हें उसे नहीं अपनाना था तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते, क्यों विरोध में लगे और क्यों अपनी यह हालत की? तुम उसे बचकर उससे बगल से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं। अब देखो, ये कह रहे हैं कोई रास्ता बदल कर भी तो, घूमकर भी तो चलती है, मतलब कि सभी नदियाँ, जितनी नदियाँ होती हैं सब पहाड़ नहीं फोड़ती हैं। कोई नदी रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती है। मतलब आपने देखा है बच्चों, जब नदी निकलती है, ऊपर से आती है, तो बीच में पहाड़ भी पड़ते हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर से जाती हैं, पहाड़ों को चीरते हुए रास्ता बनाती हैं, और कुछ नदियाँ होती हैं अपना रास्ता बदल लेती हैं, पहाड़ के साइड से निकल जाती हैं। तो ऐसे इनका कहना है कि जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही थी, जो समाज में बुराइयाँ थी, उन्हें छोड़कर आप साइड से निकल जाते, ना अपनाते आप उसे। लेकिन उसके लिए लड़ने की भी ज़रूरत क्या थी? तुम समझौता नहीं कर सके क्या? तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की ओर ले डूबी, वही नियम धर्म वाली कमजोरी। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। यहाँ पे देखो बच्चों, होरी फिर इनके रचना है प्रेमचंद जी की, उसका ही एक करैक्टर है, उसका यहाँ पे जिक्र किया लेखक ने। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते। देखो, ये बोलते हैं जिसे तुम घृणित समझते हो, जो इस लायक नहीं है कि जिसे तुम इज्जत दे सको, जो अच्छा नहीं है, जो गलत कार्य करता है, उसकी तरफ तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो, हाथ की नहीं।
क्योंकि वो तुच्छ है, वो इस लायक नहीं है तुम उसकी तरफ अपनी हाथ की उंगली भी कर सको। क्या तुम उसकी तरफ इशारा करो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। ये देखो, ये कहते हैं कि मुझे पता है तुम सब पर हंस रहे हो, मुझ पर भी हंस रहे हो। जो लोग उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उंगली छिपाए तलवा घिसाए मतलब जैसे लेखक ने कहा कि उनका जूता भी फटा हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब है लेकिन नीचे से फटा हुआ है। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल है, मतलब उन लोगों की बात की है जो बुराइयों को जानते हुए भी उसका विरोध न करके साइड से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है, मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? अब देखो, ये कहते हैं, यहाँ पे लेखक की बात हो रही है, लेखक अपने लिए ही कह रहा है कि तलुए का जो नाश हो रहा है, उंगली तो ऊपर से ढकी हुई है लेकिन मेरे तलुए खराब हो रहे हैं, मुझे दर्द होता है, जब मैं चलता हूँ मेरी उंगलियाँ कटती हैं, दर्द होता है, तलवा कटता है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक ने कहा है कि वो प्रेमचंद जी की व्यंग्य भरी मुस्कान को भी समझते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके विचारों को। उन्होंने समाज में चल रही बुराइयों को कभी नहीं अपनाया, हमेशा उसका विरोध किया, अपने लेखों के जरिए, अपनी रचना के जरिए हमेशा लोगों को जागृत किया। तो ये कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ। बच्चों, प्रेमचंद जी का जीवन हमेशा बहुत दुखों और बहुत कठिनाइयों से भरा रहा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी बारे में यहाँ पे बार बार लेखक ने जिक्र किया है।